कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपने भी नहीं पढ़े होते हैं, बट आपको फिर वहीं पे ऑन स्पॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। वो आप तब कर सकते हो जब आपका माइंड ट्रेन होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो डोंट डू दिस इन फ्यूचर, डोंट गो ऑन दिस साइड। वट एवर यू आर हैविंग इन योर माइंड एंड ऑन योर नोटबुक, ओनली मेंशन दोज थिंग्स। हाँ जी, और किसने लिखा है? लिखा है? लिखा? लिखा? देख के लिखा है? सच बताओ, देख के लिखा है? आपने भी? आपने लिखा? लिखा देख के लिखा? दो इधर, इनका ये जरा यहाँ दो। I appreciate this that you're able to, you can say that extract the points जो आपको सही लगा कि मुझे क्या इसमें लगता है कि पॉलिसीज़ में चेंज आ गया। कुछ पॉलिसी है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव रिटन द 6th पॉइंट एट वाइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंसेस एंड डेलीगेट स्पेशल टास्क्स, ये आपने लिखा है। दिस इज फ्रॉम नोटबुक क्लियरली, बट वी हैड टू हाईलाइट दैट वट वर द चेंज इन पॉलिसीज विच इम्पैक्टेड इंडिया। ये वाइसरॉय के पावर्स है, तो ये आपको इसमें नहीं लिखना था। बाकी जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं दोज आर एक्चुअली द पॉइंट्स जो चेंज ऑफ पॉलिसी थी। हाँ, एक और चीज़ थी दैट आपने एक और लिखा है दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में लिखा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ब्रिटिश मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, ये भी नहीं लिखना था। सो 2 पॉइंट्स आर नॉट फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी कितने आपने लिखे टोटल? 7। 5 पॉइंट्स आर वेरी मच वैलिड। तो दिस इज दैट रॉ दैट मटेरियल विच आई नीड फ्रॉम यू पीपल। उसके बाद आप सीख जाओगे स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है इन चीज़ों की। क्लियर हो गया? तो अब देखो, इनको जब समझ आया, अब देखो इन्हें 7 पॉइंट्स लिखे। 7 पॉइंट्स में मैंने ये सीखा, 5 पॉइंट्स मेरे बिल्कुल ठीक है अबाउट द चेंज इन पॉलिसीज। शी गॉट टू नो अबाउट दैट। 2 पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे थे जो लिखने नहीं थे, बिकॉज दीज आर नॉट द पॉलिसीज फॉर इंडिया। ये बस वो अपने आप को एम्पावर करने के लिए कर रहे थे, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, चाहे वो वाइसरॉय को पावर्स दिए गए थे ऑर्डिनेंसेस बनाने के लिए। इस पर इंडिया के लिए कोई एटीट्यूड चेंज नहीं था इन 2 पॉइंट्स में। बाकी आप बोलोगे ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, दिस वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया, यहाँ पे जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन था, यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को दिस रिड्यूस किया गया। ये आपने सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और कुछ क्वींस प्रोक्लेमेशन से निकाले कुछ पॉइंट्स। एंड 5th 6th 7th ये दीज आर फ्रॉम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, सो चलो कम से कम इतना आपने किया कि यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट दोज पॉइंट्स कि 1858 से क्या निकालना था और 1861 से क्या निकालना था। सो 2 पॉइंट्स आर नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, सो करेक्ट दीज पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 3rd एंड पॉइंट नंबर 6th। हाँ जी, आपने लिखा है। आप आए थे कल? आए थे कल? लिखा क्यों नहीं? असली काम भूल जाते हो आप। हाँ जी, आपने लिखा है? क्या लिखा है? देख के लिखा है, खुद लिखा है? देख के। हाइलाइट्स पढ़ो जल्दी से। हम्म चलो, ये सेम फिजिक्स वाला ओनली IAS से आपने उतारा हुआ है, इज इट? ठीक है। हाँ जी, आपने लिखा है, बताओ। हम्म हम्म हम्म
कंक्लूजन कॉपीड है, ठीक है। हाँ जी, आप डिकोड करने में प्रॉब्लम आ गई, कैसे? आगे समझ आ गया कि मतलब क्वेश्चन में लिखना क्या है, बट किस तरीके से क्या लिखना है सर वो समझ नहीं आता सर। पॉइंट वाइज हम ऐसे लिख सकते थे जो आपने कॉपी मतलब जो हमने वहाँ पर लिखा है सर, तो जब पहले उसको देखना कि क्या बोल रहा है, हमें किस तरीके से फ्रेम करना है, वो सब पहले देखना होगा सर। कल आए थे आप, क्यों नहीं लिखा? हाँ जी, आपने लिखा, क्वेश्चन लिखा, पढ़ो। मतलब देख के, जो आपने लिखा है वो देख के। बताओ। वो तो बताना नहीं था प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपको समझ आया था? क्या कंटेंट क्या लिखा आपने? ब्रिटिश पॉलिसीज, अपराइजिंग द ब्रिटिश पॉलिसीज, ये क्वेश्चन था ना कि ब्रिटिश पॉलिसीज में कैसे अपराइज हुए इंडिया में, उनका इम्पैक्ट क्या है। क्या लिखा है इसमें बताओ, हाइलाइट्स पढ़ो बस, मतलब क्विक में बताओ क्या क्या लिखा है। पहले इसमें इम्पैक्ट लिखा है ये कि जो उनकी वेरियस पॉलिसीज थी, उनसे जो इंडियंस थे उन पे बहुत जैसे पॉलिसी आपने लिखा है या लिख के लाया गया है? खुद लिखा है ना, तो पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? अपने बोर्ड्स में बोलना चाहता हूँ। नहीं, आप वो बताओ ना जो आपने लिखा है, वो सुनना चाह रहा हूँ। जो इसमें थी वो मेजर कास्ट था इसमें, और जो टैक्सेशन थी वो था, और इसमें जो यहाँ पर ये इकोनॉमिक ड्रिवन पॉलिसीज थी वो भी थी, हाई टैक्सेशन था वो भी एक पॉलिसी थी, और लोकल जो रीजनल रूलर्स थे उन पे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना, उनसे जो पावर लेना वो भी एक मेजर पॉलिसी थी उनकी। इन शॉर्ट आप मुझे ये बता रहे हो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ किससे? बट क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश की पॉलिसीज में कैसे चेंज आया, एटीट्यूड चेंज हो गया ब्रिटिश का टुवर्ड्स इंडियन पीपल, इंडियन सब्जेक्ट्स जो भी थे, तो उनमें चेंज आई, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है? उससे उनको एक ये चीज़ मिल गया कि हमारी लूप होल्स क्या है हमारी आर्मी में, वो उन्होंने ठीक किया है, और उन्होंने जो लॉयल्टी है इंडियंस में वो कम हो गई, उन्होंने उसमें अपना रेशो बढ़ा दिया आर्मी में, ये एटीट्यूड उनका था। और सब जो रूलर्स उनके साथ जो थे ना उस टाइम पर लॉयल थे, जो महाराजा बनारस, पटियाला एंड सरबिनगरा, उसके साथ उन्होंने यही उनकी एक मेजर पॉलिसीज थी, जिसमें ना एक उनको एक ये आउटलुक मिल गया कि हमारी पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए आफ्टर रिवोल्ट, कि अगर ऐसा कोई दोबारा वो चीज़ हो जाए तो हम उसे कैसे टैकल कर सकें। तो आपके आंसर में मुझे एक ही चेंज रिफ्लेक्ट होगी, पॉलिसी रिफ्लेक्ट होगी, दैट वाज मिलिट्री चेंज, रीऑर्गेनाइजेशन इन मिलिट्री। सब जो स्पेशल प्रिविलेज थे वो भी विड्रॉ किए गए। स्पेशल प्रिविलेज किनके? सब जो जमींदार के थे उनको भी उस टाइम पे वापस विड्रॉ किया है, उनको ना अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी उनको थी वो भी निकाल दी। आपके आंसर में मुझे कंटेंट मिल नहीं रहा। Still I got 1 point only, that was military reorganization only. हाँ जी, आपने लिखा क्यों? आपने बताओ क्यों बोलना पसंद नहीं है आपको? पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है आपने? इसमें लिखा मैंने कि अपराइजिंग ऑफ 1857 को इंडियन म्यूटिनी और जो फर्स्ट वार के इंडिपेंडेंस कहते हैं, ये मेजर आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है आपका। फिर मैंने रूट कॉज लिखी 1857 की। क्या लिखे? रूट कॉज ये बिल्कुल नहीं लिखना था। देखो, यही सीखना आपको, जितना पूछा जाए क्वेश्चन में, नहीं फिर भी लिखना, मतलब आप 2 ही लाइंस में क्यों ना लिखोगे इसको, लिखना ही नहीं है इस चीज़ को। ये सिंपली आपसे बोल रहा है कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ में क्या चेंज थी, तो वही है। उसके बाद जो है वो आप पढ़ोगे या आप काटोगे इससे। हाँ, आगे बताओ।
फिर मैंने लिखा इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश पॉलिसी। अब बताओ। पहले मैंने लिखा ट्रांसफर ऑफ पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश रूल डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के ब्रिटिश क्राउन के अंदर। या फिर मैंने लिखा मिलिट्री रिऑर्गेनाइजेशन, रिस्ट्रक्चर्ड द इंडियन मिलिट्री, डिक्रीज द पोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स 1:2 रेशियो, जो रिकमेंड किया था यूपीएल कमीशन। थर्ड चेंज, इंक्रीज ब्रिटिश सोल्जर्स की पोजीशन। फिर मैंने लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, encourage recruitment of Indian civil servants, development of Indian legislative council। फिर मैंने social and cultural policy लिखी, इसमें बिल्कुल किया abolition of state widow remarriage। फिर मैंने लिखा कि विड्रू policy of doctrine of lapse। हाफ कॉपीड हाफ अपना, ये कॉपी में से भी और होती है, मैं ये रहा हाफ कॉपीड है, हाफ अपना आपका। जो कॉपी में था वो भी इंक्लूड किया और वर्ड्स को यहाँ वहाँ किया आपने, कॉपीड में भी वर्ड्स के साथ में खेला है इन द कॉपीड वर्जन। policy of amusement। ठीक है। तो क्वेश्चन का कंटेंट तो समझ आया होगा सबको कि किस बारे में था क्वेश्चन। सिंपली इट वाज जस्ट द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश आफ्टर दिस रिवोल्ट व्हेन दे सॉ दैट इंडियंस कैन, इफ इंडियंस आर इन यूनिटी देन दे कैन ब्लो आर ग्रेट एम्पायर ऑल्सो। सो इसीलिए चेंज आई कुछ एटीट्यूड में। सबसे पहले जो हमने खुद चेंज डिस्कस की थी दैट वाज द पहले पावर ही ट्रांसफर हो गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथ में जो पावर था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था चाहे पॉलिटिकल पावर था, वो दिया गया किसको, ब्रिटिश क्राउन को, एंड उनके थ्रू फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको हैंडल कर रहा था। दैट इज द फर्स्ट चेंज जो किसने लाया, रिवोल्ट ऑफ 1857 ने लाया इन द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स। फिर मैं सेकंड चेंज ये देखी थी मिलिट्री चेंज। ठीक है, हाउ यू कैन पुट इट दिस इन द पॉइंट्स दैट फर्स्ट वाज अ ट्रांसफर ऑफ पावर, यू कैन डिफाइन दिस। सेकंड वाज मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आप सीधे लिख सकते हो कि रेशो चेंज किया गया। ठीक है, तो अब वो पॉइंट्स डिफरेंट कैसे दिखते हैं आप देखो, जैसे कॉपी किया है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, वहाँ पे आपको रेशियो मिलेगा ही नहीं। मैं आपको सिंपली लिख के बताएंगे वो कि मेजॉरिटी आप जो थे यूरोपियंस थे आप इन द मिलिट्री। तो यू कैन मेक योर पॉइंट डिफरेंट बाय पुटिंग द रेशियो देयर, 1:2 वाज देयर, 1 part was for the Indians, 2 parts were this were for the Europeans. So that is how you can make your point different. ठीक है, the third change can be that social change. Social change क्या थी कि इन्होंने कहा हम दिस एक तो एनेक्सेशन नहीं करेंगे, और जो इंडियंस का जो कल्चर है एंड जो इनके दिस रिचुअल्स है, ब्रिटिश विल नॉट कॉल दीज रिचुअल्स एज दिस बारबेरिक एंड बिगॉट्स। ये भी एक चेंज था। ठीक है, हो गए 3 चेंज। ऐसी चेंज किसमें था कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई। अब जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में डिस्कस किया था कि इंडियंस को इन्वॉल्व करने लग गए किसमें, इन दी लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये कौन सी चेंज है, ये दिस इज यू कैन से दैट दिस इज चेंज कि हाउ इंडियंस वर बीइंग इन्वॉल्वड दिस पॉलिटिकली इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। दिस वाज आल्सो अ चेंज इन देयर दिस एटीट्यूड। अच्छा, वन मोर चेंज वाज देयर, आपने भी कहा जमींदार के बारे में किसी ने कहा था कि उनसे छीना गया। इस एक्ट के बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद जमींदार को सिक्योर किया गया, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो जमींदार सेक्शन लड़ रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश, वो इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि जमीन छीनी गई थी उनकी। सो उस एटीट्यूड को चेंज किया गया, जमींदार को स्टेबल बनाया गया। उनको पता थी अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 में जमींदार थे, उनका रीजन क्या है टू टेक पार्ट इन टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो उनकी जो भी उनकी नाराजगी थी विद द ब्रिटिश, उसको दूर किया गया। और वो कैसे कर सकते थे, इनने एक ही टाइप ऑफ सेटलमेंट लाया था उसके बाद, दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट, और उसमें जमींदारों को लैंड राइट्स दिए थे और जमींदार सिक्योर हो गए थे। दैट इज हाउ दे गेन द लॉयल्टी ऑफ द जमींदार्स फॉर हैविंग दैट सिक्योर पॉलिटिकल सेटअप इन इंडिया। This was also there, which was in this change of the policy. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आप लिख सकते हो एज अ हेडिंग। ठीक है, हमने उसमें जो आपकी नोटबुक पे कह रहा हूं मैं वो कह रहा हूं कि इंडियंस को अलाउ किया गया इनटू दिस सिविल सर्विसेज ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन। जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी वो किसके बेसिस पे होंगे, ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन। हाँ, अर्लियर क्या होता था, इट वाज जस्ट दैट कंपटीशन नहीं था, इट वाज बेस्ड ऑन द रेस। यूरोपियंस को अलाउ करते थे। हमने देखा था दैट द पर्सन वारन हेस्टिंग्स वाज अ पर्सन जिसने यूरोपियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज किया था।
So that attitude was changed towards that Indians will be also included into the administrative services through the open competition system, without any discrimination on the basis of race and creed. ठीक है, तो ये 5 चेंज आपको मेंशन करनी थी और कंक्लूजन वो था, जैसे हमने कंक्लूजन ये बताया कि इसने किया क्या कि सीड्स ऑफ नेशनलिज्म जर्मिनेट हो गए इनटू द माइंड्स ऑफ इंडियंस एंड यही बन गया फिर बेस फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। शुरू यहां से हो गया था सब, क्योंकि इससे पहले नेशनलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं लोगों के दिमाग में, दे वर ओनली फॉर द पैरोकियल रीजंस, दे वर ओनली फॉर देयर पर्सनल एम्बिशंस। तो इसके बाद जब लोगों को भी लगा कि वी वर इन यूनिटी, तभी हमने ब्रिटिश को ओवर पावर किया था। तो देन दैट नेशनलिज्म फीलिंग, this you can say that invoked into the hearts of this Indian people, and they led that nationalism struggle for the independence of India। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ जी, आपका क्लियर हो गया? जो आपको डाउट्स थे कि समझ नहीं आ रहा पॉइंट्स क्या लिखने, सिंपली क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा था, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज आफ्टर 1857 रिवोल्ट। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको आप ट्राई करेंगे सब लोग। एंड इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे? जैसे इन इंट्रोडक्शन इट वाज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन दैट जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कब हो गया था, ठीक है, एंड किस टाइम पे हो गया था। एंड इसको जैसे इन्होंने कहा इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रैकेट्स में साथ में लिखना चाहिए किसने बोला था ये। वी.डी. सावरकर वॉज द पर्सन जिसने इसको टर्म दी थी दैट इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उसके बाद यू कैन हैव द डायरेक्ट पॉइंट्स की चेंज इन पॉलिसीज कैसे आया, कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है, कौन से प्रोविजन से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कल हमने क्या शुरू किया था? दैट वाज गवर्नर जनरल्स। कहां से? फ्रॉम 1772 से लेके 1856 तक। इन दिस वे डिस्कस्ड कौन? फर्स्ट वाज वारन हेस्टिंग्स, कहां से कहां तक थे? फ्रॉम 1772 से लेके 1785। इसके डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हमने देखे कल कि इन्होंने क्या किया है फॉर द सेक ऑफ इंडियन पॉलिटी, हाउ ही वाज देयर, कैसे इनके टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, क्या चेंज थे उसमें, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया इनके टाइम पे, और क्या चेंज लाई थी इनने? हाँ, सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स बनाए थे, कॉर्नवेल्स कोड इन्हें लाया था। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ इसमें बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दीज थिंग्स कि कॉर्नवेल्स कोड क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस लिखे गए थे। ठीक है, और कौन सी चेंज थी? हाँ जी, हाँ, जेंटू कोड वाज देयर, दैट वाज दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हिंदू लॉ जो था इनटू द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसी का नाम रखा था जेंटू कोड। और कोई चेंज? हाँ, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इनने एंड की थी। तो फाइनेंशियल जो था, जो रेवेन्यू कलेक्शन टास्क जो नवाब करते थे बंगाल में, वो भी अब किनके हाथों में आ गया था? इट वाज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और कोई चेंज? हाँ, एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। फर्स्ट वाज दैट कलकत्ता मदरसा बनाया था फॉर द सेक ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। सेकंड वाज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी विद द पर्सन विद हु वाज नेम्ड एज सर विलियम जोन्स फॉर द सेक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। एंड वाराणसी में कुछ बनाया था संस्कृत कॉलेज। हाँ, दैट वाज बाय जोनाथन डंकन एट द टाइम ऑफ वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, एंड ही वाज, you can say that orientalist in nature, deep believer of orientalist, that was the education in the terms of vernacular language, जो local language थी तो उनको काफ़ी प्रमोट करते थे वो। और कुछ था उसमें वारन हेस्टिंग्स में? इनके टाइम पे भी थी सेकेंड कौन थे फिर? द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दिस बंगाल was Lord Cornwallis. He was there from 1786 up to 1793. इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं when we discussed about this judiciary हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा this one of the settlement was introduced by this person। ठीक है, वो कौन सा settlement था? permanent settlement। he was the person responsible for the permanent settlement। permanent settlement में क्या देखा था हमने? जो जमींदारी राइट्स थे वो किसके हाथ में थे? in the hands of जमींदार्स।
और उस टाइम पे दैट प्री डिसाइडेड डेट फिक्स होता था फॉर द सेक ऑफ टैक्सेशन, जो टैक्स लेते थे उनसे वो प्री डिसाइडेड डेट पे कलेक्ट करते थे वो। ही वॉज द पर्सन जिसने कॉर्नवेल्स कोड बनाया था। कॉर्नवेल्स कोड क्या था? व्हाट वाज कॉर्नवेल्स कोड? कॉर्नवेल्स कोड में क्या हमने पढ़ाया? हाँ, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, और हाँ, दे विल कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ दी, मतलब दिस कोर्ट्स। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में कुछ बताया था, जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज है उनके बारे में केसेस कैन इजीली बी फाइल्ड अगर उन्होंने कुछ गलत किया while delivering their official duties. That was also there in Cornwallis code. And principle of sovereignty of law भी इसी code ने दिया था. So this whole code, which was known as Cornwallis code, was introduced by this person. ठीक है, what I mentioned about this, he was the person जिसने introduce किया था permanent settlement. Second was code which was the Cornwallis code. और इसने सिविल सर्विस के लिए क्या किया था? दैट ही वाज द पर्सन जिसने क्रिएट किए थे क्या? सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज में इसने क्या किया था? ही वाज द पर्सन जिसने यूरोपियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज किए थे। उसका मतलब क्या था? दैट मेजॉरिटी या वो पोस्ट जो 500 पाउंड से 500 पाउंड से ज्यादा का वैल्यू रखते हैं, उसमें सिर्फ कौन होंगे? यूरोपियंस होंगे, नॉट इंडियंस। सो ही वाज दैट डीप बिलीवर ऑफ दैट इंपीरियलिज्म। He does not want to include Indians into the services. That was his motto. So उसने भी क्या किया था? यूरोपियनाइजेशन ऑफ दी सर्विसेज किया था। तो इसकी पॉलिसीज यही रही है इंडिया में। एंड द कोर बिलीव जो इनका था, दैट वाज ही वाज वर्किंग फॉर द यूरोपियंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूरोपियन सब्जेक्ट्स। क्लियर है? तो आप लिखेंगे इसमें कॉर्नवालिस में, ही क्रिएटेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ही क्रिएटेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। He created the permanent settlement of Bengal, which was also called as zamindari system. Which was also called as zamindari system. Next, okay. He was the first person to codify the laws. He was the first person to codify the laws. He was the first person to codify the laws, as well as formed the Cornwallis Code. Cornwallis Code. Next, okay. He created modern Indian civil services. Modern Indian civil services, due to which he is called as father of Indian civil services. Due to which he is called as father of Indian civil services. He was called as father of Indian civil services. Next, he was responsible for Europeanization of administrative machinery. Responsible for Europeanization of administrative machinery. और इनके टाइम पे कौन सी बैटल लड़ी गई थी? When he was the Governor General of Bengal, that was Anglo-Mysore War. And ये कौन सा था? ये Mysore War, Third Anglo-Mysore War. Who was there in Third Anglo-Mysore War? On one side there was son of Hyder Ali, he was Tipu Sultan, and on other side it was this person, Cornwallis. ये हमने देखा था वहां पे, ये वॉर किसने जीती थी?
बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश के सपोर्ट में कौन थे? मराठास एंड निजाम्स. We have seen that this third Anglo-Mysore war. What happened? That treaty which concluded this war was Treaty of Seringapatam, जिसमें क्या किया गया था? कुछ टेरिटरीज ली गई थी किनसे? मैसूर से. एंड दोज टेरिटरीज वर डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश, निजाम्स एंड मराठास. So that was also at that point of time when this Cornwallis was there as the Governor General of Bengal, that third Anglo-Mysore war was fought at his time. ठीक है. In fact, we have seen that the modern police which was being created, हमने देखा था, he was the person who created that police service. What was that police service? He divided at each district into the different circles. Different circles में उसने क्या create किया था? Thanas, and Thana was headed by Darogas. That was the creation of Cornwallis. In fact, he was the person जो बहुत ही खिलाफ थे slavery के. इसने सीधे ये प्रोक्लेमेशन दिया था that anyone who will be in this practice of slavery, जो प्रैक्टिस करता है उस चीज को, जिसने अपने घर पे स्लेव्स रखे हुए, खरीद और फरोख्त करता है किसके? स्लेव्स की, तो उनको उनका केस जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में चलेगा. That was his proclamation that anyone found into the practice of slavery, his case will be directly into the Supreme Court, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो चुका था उस टाइम पे. We saw that 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में एस्टैब्लिश किया था, तो वहीं पे उनका केस डायरेक्टली चलेगा. इनफैक्ट ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो सीधे पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश से आए थे. अभी तक गवर्नर जनरल को नॉमिनेट किया जाता था, ये भी नॉमिनेटेड ही थे, लेकिन ये कौन थे? ही वाज फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश, यानी कि ही वाज अ मिनिस्टर देयर एंड ही वाज बीइंग डिप्यूटेड और पोस्टेड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन इंडिया. ठीक है. एंड ही इज द ओनली गवर्नर जनरल जिनकी डेथ इंडिया में होगी, एंड हिज ग्रेव इज ऑल्सो इन इंडिया एट अ प्लेस विच इज नेम्ड एज Ghazipur, which is in the state of UP. So you can say that his grave is still there in this area of Ghazipur, which is in the state of UP. ठीक है. तो आप नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर. थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर ये कब हुआ था? 1782 से लेके 92 तक चला है. Sorry, it's 89 to 92. 89 to 92. Was fought during his tenure. Was fought during his tenure. Was fought during his tenure. Next, okay. He created the police services. He created the police services for each district. He created the police services for each district. For each district with different thanas. With different thanas. Next, okay, in 1789, he made a proclamation. In 1789, he made a proclamation that, inverted commas में आप लिखेंगे आगे, that anyone who is found associated with slavery would be prosecuted in the Supreme Court. Would be prosecuted in the Supreme Court. Close the statement. In the Supreme Court. Next, okay. He was the first parliamentary governor general. He was the first parliamentary governor general in India. Parliamentary governor general in India, as well as he was the first
as well as he was the first Governor General to die in India, whose grave is in Ghazipur, UP. Whose grave is in Ghazipur, UP. Ghazipur, UP. Third Governor General कौन थे after the Cornwallis? It was Sir John Shore. From 1793 up to 1798 he was there as the Governor General of Bengal. Now who was the person? He was the first civil servant who was being appointed as a Governor General. अभी तक कौन थे? या तो पार्लियामेंट से आया था अभी कॉर्नवालिस, या तो सीधे अपॉइंट किया गया था, who was Warren Hastings. But he was the first one who was the civil servant. Civil servant कब था ये? जब कौन थे? When Warren Hastings was the Governor General, he was the financial advisor of the Warren Hastings. Financial advisor कौन होते हैं? Administrators, जैसे आजकल इंडिया में IAS officers वही होते हैं. Advisors, financial advisors, different advisors are there. Secretaries are there, which work with the ministers, which work with the PM office में काम करते हैं. वो कौन होते हैं? IAS officers होते हैं. तो उस टाइम के सिविल सर्वेंट थे कौन? जॉन शोर. ही वॉज द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड इन फैक्ट ही वॉज अ पर्सन जिसने काफी ज्यादा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए थे व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द गवर्नर जनरल. सो उसके बाद इसको बनाया गवर्नर जनरल आफ्टर द कॉर्नवालिस. ही वॉज द पर्सन जिसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था यहाँ के किंगडम्स में. सो वट ही डिड, ही सिंपली फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कि आई डोंट वांट टू इंटरवीन इनटू द डिफरेंट किंगडम्स हियर. चाहे साइड से निजाम्स थे, चाहे मैसूर स्टेट था, चाहे कार्नेटिक था, या जो भी किंगडम्स थे साइड से मराठास. तो ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन. तो इट वाज द टाइम ऑफ जब एक सिक्योर एक टेन्योर चला इनका. सो ओनली थिंग व्हाट हैपेंड एट दैट वन ऑफ टाइम, जब इन्होंने पूरा सपोर्ट खींचा, ही डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद एनी किंगडम. सो उस टाइम पे जो निजाम्स थे या मराठास थे या टीपू सुल्तान मैसूर के थे, उनने फ्रेंच से दोस्ती की. बिकॉज यहां से ऑप्शन बचा नहीं, इसने सीधे पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को यू कैन से दैट बढ़ावा दिया था. सो व्हाट दे डिड, दे जस्ट क्लोज द लिंक्स विद द फ्रेंच पीपल, जो फिर आगे प्रॉब्लम बन गई उन किंगडम्स के लिए. क्योंकि जब इसके बाद जो गवर्नर जनरल्स थे उनको इस चीज का बहुत ही यू कैन से दैट सही नहीं लगती थी ये पॉलिसीज, बिकॉज दे फेल्ट थ्रेट बाय दिस थिंग. इफ यहाँ की किंगडम्स फ्रेंच के साथ अच्छे खासे रिलेशंस बना रहे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेंगे, जो बाकी गवर्नर जनरल्स आए थे इसके बाद. But he was the person जिसने policy of non-intervention अपनाई थी, and he was not intervening into any of the internal affairs of the kingdoms. So that was the reason, basic reason why kingdoms were going to French, and they were becoming more friendly towards the French people, and they were seeking the help from the French for their army training. We saw the Tipu Sultan जिसने French की help ली थी for the training of his army. वो इसीलिए हो गया था because of the policy of non-intervention which was introduced by John Shore. Only one thing happened at this point of time, that एक charter act आया था, that was charter act of 1793. That was the only introduction at the time of Sir John Shore. लिखिए इसमें. He was the first civil servant. He was the first civil servant He was the first civil servant to become Governor General. Governor General, as he was the principal revenue advisor. As he was the principal revenue advisor. As he was the principal revenue advisor during Warren Hastings. Principal revenue advisor during Warren Hastings. Warren Hastings. Next, okay, he followed the policy of
He followed the policy of non-intervention. He followed the policy of non-intervention with other states or territories. With other states or territories. With other states or territories. Next लिखिए, it resulted Nizam's employing. It resulted Nizam's employing French in their territory. Employing French in their territory. In their territory, as well as Marathas and Tipu Sultan. As well as Marathas and Tipu Sultan. As well as Marathas and Tipu Sultan also sought help of French. Also sought help of French. Also sought help of French, which undermines the British. Which undermines the British. Next, okay. During his tenure, Charter Act of 1793. During his tenure, Charter Act of 1793 was enacted. During his tenure, Charter Act of 1793 was enacted. Charter Act of 1793 was enacted. So Charter Act of 1793 we have discussed in detail. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे दैट वाज वेलेस्ली. 1798 से लेके 1805 तक ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. फ्रॉम 1798 टू 1805. लॉर्ड वेलेस्ली जो थे इनका एक और नाम था. ही वॉज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंगटन. इट वॉज अ सेकेंड नेम फॉर वेलेस्ली. ही वॉज द पर्सन जिसने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशन कंपनी की यहां पे डाली थी. दैट वॉज हाउ ही वॉज द पर्सन ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस. हमने देखा था सब्सिडरी अलायंस वॉज फॉर्म्ड बाय द सेम पर्सन. सो सब्सिडरी अलायंस था कि एक्चुअली पॉलिटिकल एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट्स. सो इनके टाइम से एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिनिटी बनने लगी इंडिया में ड्यू टू हिज पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस. एंड ही वाज द पर्सन जिनके टाइम पे, अब देखो सब्सिडरी अलायंस इन्होंने लाई थी. एंड ही वाज द पर्सन जिनके टाइम पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई थी. किसी को याद है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर मराठास की बात कर रहा हूं मैं, मैसूर की नहीं. आप कल भी कंफ्यूज हो गए थे मराठास और मैसूर में. एंग्लो मराठा, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. मिला कहीं? किसने? There is no heading of Second Anglo-Mysore War in Anglo-Maratha War in your notebook. I know that. वो बीच में कहीं मिलेगा. चलो ढूंढ के बताओ. You remember that when Peshwa by mistake killed the, किसको मारा था? विश्वनाथ नहीं, यशवंत राव होलकर. ठीक है. फिर उसके कौन थे? इट वॉज विठल जी राव होलकर. ठीक है.
तो फिर उसके बाई जो थे वो कौन थे? यशवंत राव होलकर. ही वॉज द पर्सन जिसने सोचा कि मैं क्या बदला लूंगा किससे? विद द पेशवा. एंड व्हेन दे वेंट टू वॉर, होलकर्स वर सक्सेसफुल इन दैट वॉर एंड पेशवा को वहां से भगाया गया. तब जाके पेशवा ने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी की थी दैट आप हमें वापस रीइंस्टेट करो वहां पे, और उसी के चक्कर में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड दी होलकर्स. दैट वाज द सेकेंड एंग्लो मराठा war. So on one side there were Holkars, which were the part of the Maratha Empire, and other side it was the British, which were led by Wellesley. Clear हो गया? So you have to remember these stories that किस वॉर में क्या हो गया, कौन थे कंटेंडर्स जो लड़ रहे थे आपस में, द डिफरेंट वॉर्स इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, चाहे वो रेबेल स्टेट्स थे, चाहे वो दैट सक्सेसिव स्टेट्स ऑफ मुगल्स थे. ठीक है. एंड वन मोर वॉर वाज फॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. चलिए बताइए इसके बारे में. टीपू सुल्तान एंड एक साइड से कौन थे? वेलेस्ली. इसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन दिस वॉर एंड जो उनका पूरा टेरिटरी था वो अंडर दी ब्रिटिश. दैट वाज डन बाय वेलेस्ली. और इनकी जो ट्रीटीज थी आफ्टर दिस, इसमें कोई ट्रीटी हुई थी? वाज एनी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ बसीन. इसके बाद कोई ट्रीटी थी? This was the end of the Mysore. So there was no treaty. It was simply that this area was annexed and it was put under the subsidiary alliance. ठीक है. एंड जो subsidiary alliance की मैं बात कर रहा था, जो इंट्रोड्यूस किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सबसे पहले अगर किसी ने एक्सेप्ट किया है, that was निजाम्स ऑफ हैदराबाद. So this is an important point. The first kingdom who accepted the subsidiary alliance of Wellesley, it was Nizams of हैदराबाद. बाकी आप जानते हो हैदराबाद, कर्नाटक, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल दीज थिंग्स. निजाम्स कहां पे थे और नवाब्स कहां पे थे. ठीक है. तो अब लिखेंगे इसमें he was also called as Lord Mornington. He was also called as Lord Mornington. Next लिखिए. He transformed the trading East India Company into a strong political force in India. Into a strong political force in India. Next, okay. He adopted the policy of subsidiary alliance. And Nizams of Hyderabad were the first to accept it. Next, okay. Second Anglo-Maratha War ये कब हुआ था? फ्रॉम 1803 से लेके 1805 तक. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर was fought during his tenure. Next, okay. He defeated forces of Tipu Sultan. He defeated forces of Tipu Sultan in the Fourth Anglo-Mysore War. In 1799. In 1799. क्या एजुकेशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन था? Have we ever heard about any contribution of Lord Wellesley into the education system?
फोर्ट विलियम कॉलेज बताया मैंने आपको कभी? Civil services. When we were discussing the pillars of British administration, we discussed civil services. He was the person who established Fort William College. किस चीज़ के लिए establish किया था वो? For the training of civil servants in India. But that was not accepted by Court of Directors. So that college was shifted to Haileybury in London. ठीक है? So he was the person who tried to establish the Fort William College. ठीक है, तो आप नेक्स्ट लिखेंगे. He established Fort William College in Calcutta. He established Fort William College in Calcutta. Fort William College in Calcutta. To teach the British youth about administration. About the administration. Next कौन थे? The person was George Barlow. He was there for the tenure of 2 years as the Governor General of Bengal, and he was the person who, same as per to जैसे Sir John Shore ने क्या किया था, he followed the policy of non-intervention. He also followed that policy. इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था different kingdoms में, different states and territories में, so he also followed the policy of non-intervention, especially into the princely states. He never intervened into the princely states. In fact, he was trying to coordinate with all of the people around this person ताकि एक peaceful relation बना रहे सबके बीच में. And सबसे जो इसने peaceful relations establish करने की कोशिश की थी, that was with Marathas. So he tried to establish that good relations with the Marathas. Only one event happened at this point of time when he was Governor General. That was an event famously termed as White Mutiny. This was a mutiny which took place at a place named as Vellore. Vellore कहाँ पे? Where is Vellore? तमिलनाडु में. ये White Mutiny क्या है? इस टाइम पे what he did, he changed the uniform of the sepoys. जो उनकी आर्मी थी, इसने क्या किया? यूनिफॉर्म चेंज की. अब यूनिफॉर्म में टर्बन ऐसा बनाया गया था, वो दोनों के लिए ऑफेंसिव था. यानी कि टर्बन ना तो हिंदूज को पसंद आया, ना तो मुस्लिम्स को पसंद आया. तो उस टाइम पे दोनों सेक्शन ऑफ आर्मी जो थी, चाहे वो इंडियन हिंदूज थे या इंडियन मुस्लिम्स थे, दे हैड दैट म्यूटिनी. म्यूटिनी का मतलब क्या है? कि दे हैड दैट वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, दैट यू हैव मेड दिस थिंग ऑफेंसिव, जो अपने यूनिफॉर्म डिजाइन की है. तो एक्चुअली इट वाज अ वाइट यूनिफॉर्म, तो उसमें टर्बन ऐसा बनाया गया था जैसे क्या, दैट पीपल्स सेंटिमेंट गॉट हर्ट. जो उनका कल्चर था, जो मजहब था, तो उसके खिलाफ जा रहा था वो यूनिफॉर्म. सो फॉर दैट सेक दिस वाइट म्यूटिनी हेल्ड एट Vellore, and at that time कौन थे गवर्नर जनरल? It was George Barlow. लिखो. He also adopted policy of non-intervention. He also adopted policy of non-intervention with princely states. Policy of non-intervention with princely states. Next, okay, he tried to establish peaceful relations with Marathas. Peaceful relations with Marathas. Next, okay, White Mutiny at Vellore. White Mutiny at Vellore, ये कब हुआ था?
White mutiny at Vellore occurred during his tenure. Occurred during his tenure. सर ये रीजन था उसका। हाँ, it was the uniform change. एक वो रीजन था कि जो वाइट ये ब्रिटिशर्स थे ये सोल्जर्स थे उनको एक्स्ट्रा भत्ता मिलता था ना, उनको विड्रॉ किया गया, वो भी एक रीजन था। किनको withdraw किया गया? वही जो सोल्जर्स थे ना This mutiny was led by Indians, not by Europeans on the whole. तो म्यूटनी उनने शुरू की थी और किसी के भी कुछ फिर और गिले शिकवे थे ब्रिटिश से, उनने उसमें डाल दिए वो। उनसे ये था जो क्वींस प्रोक्लेमेशन हुई ना, हाँ। प्रिविलेजेस भी इनसे निकाले गए, तो उन्होंने ये कहा कि एक तो हम दूर से आते हैं इंडिया, क्वींस प्रोक्लेमेशन इस टाइम पे कहाँ हुई? नहीं सर, क्वीन ने वहाँ पर बहुत से पावर्स इनसे विड्रॉ किए थे, जैसे कि ये किया था एक्स्ट्रा भत्ता आप इनको नहीं दिया जाएगा और जो स्पेशल प्रिविलेज थे वो भी नहीं दिए जाएंगे, बहुत सी चीज़ें। हाँ, उस चीज़ के लिए म्यूटनी नहीं हुआ था एक्चुअली। जो एक्चुअल म्यूटनी हुआ था दैट वाज जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, जो था ना, मतलब जिसकी वजह से क्रिएट हो गया। देखो बहुत सारे यू कैन से दैट रिजेंटमेंट्स थे लोगों के, जो आर्मी थी उनकी भी रिजेंटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे ब्रिटिश से। सर इसको वाइट म्यूटनी इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स की वजह से वो वाइट थे सोल्जर्स, ये बोलते वाइट सोल्जर्स, उन्होंने स्टार्ट किया। It was just the issue of the uniform, which was actually the white uniform which was being changed, and the turban of that uniform created all problem at Vellore. उसकी टर्बन समझता हो, बड़े टर्बन, उसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से म्यूटिनी क्रिएट हो गई थी। इट हर्टेड दिस रिलीजियस सेंटिमेंट्स एज वेल एज कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियंस हु स्टार्टेड दिस वाइट म्यूटिनी एट वेलोर। कुछ इसमें वाइट पीपल भी थे, बट इट वॉज नॉट जस्ट कि उनके जो इश्यूज थे उसकी वजह से शुरू हो गया था वाइट म्यूटिनी। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर बोलते ना कि बहती गंगा में सबने हाथ धो लिया, तो दैट हैपेंड इन दैट म्यूटिनी। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखा ना, दैट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये लिखा आपने, occurred during his tenure। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बाद आए, द पर्सन वाज लॉर्ड मिंटो। He was there from 1807, ठीक है, वहां से शुरू हो गया इनका टेन्योर, एंड हिज टेन्योर एंडेड इन 1813। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ओनली टू थिंग्स हैपेंड, दैट वाज द ट्रीटी विथ महाराजा रंजीत सिंह। कब हुई थी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात कर रहा हूं मैं, 1809, तो वही टेन्योर है, या इन 1807 से ही शुरू किया था। तो 1809 की जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, इट वाज विथ महाराजा रंजीत सिंह, जो किसके फाउंडर थे? सिख अंपायर के फाउंडर थे। ही वॉज देयर। तो इनके साथ जो ट्रीटी थी, दैट वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इट वाज साइन बाय मिंटो। ऑन वन साइड देयर वाज रंजीत सिंह, अदर साइड इट वाज बाय मिंटो। सेकेंड थिंग व्हाट हैपेंड, दैट एक चार्टर एक्ट यहां पे आया था, वो कौन सा आएगा? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। These are the only two things which happened at the time of Lord Minto. One was Treaty of Amritsar, second is Charter Act of 1813. ठीक है, क्या था ये चार्टर एक्ट? कुछ प्रोविजंस बताओ अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मिशनरीज को अलाउ किया गया अंडर लाइसेंस, और एंड किया गया था। टी में रिटेन किया था इंडिया में, और चाइना के साथ अभी भी मोनोपोली थी। और कोई प्रोविजन था इसका? ₹1,00,000 was given for the promotion of science and technology। ठीक है, और लिटरेचर भी साथ में। और कोई प्रोविजन था? हाँ, लोकल गवर्नमेंट्स वर एम्पावर्ड टू लेवी द टैक्सेस। सो ये प्रोविजंस थे किसके? 1813 के। ये पूरा चार्टर एक्ट इन्हीं के टाइम पे आया था, व्हेन ही वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1807 to 1813। तो राइट इन दिस, ही कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। He concluded the Treaty of Amritsar. He concluded the Treaty of Amritsar with Maharaja Ranjit Singh. With Maharaja Ranjit Singh
in 1809. In 1809. Next लिखिए, Charter Act of 1813. Charter Act of 1813 was passed during his tenure. During his tenure. इसके बाद नेक्स्ट जो थे it was Lord Hastings, simply Hastings, not Warren Hastings. Confuse नहीं होना between Warren Hastings and the Hastings. It was Lord Hastings which came into, last वाला कहाँ पे end हो गया था, 1813. Up to 1823 he was there. He was a person जो फिर से वही डीप इंपीरियलिस्टिक इन नेचर था, एनेक्सेशन करनी थी इनको, तो इन्होंने ये जो पॉलिसीज ऑफ नॉन इंटरवेंशन शुरू की थी, इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे इनने वो पॉलिसीज ऑफ नॉन इंटरवेंशन बंद की एंड ही स्टार्टेड एक्सपैंडिंग द टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. ठीक है, इनके टाइम पे जो मेजर जो वॉर हुआ था दैट वाज द एंग्लो नेपाल वॉर. जो नेबरिंग कंट्री है इंडियन टेरिटरी की, दैट वाज नेपाल. नेपाल के साथ जो वॉर हो गया था वो इन्हीं के टाइम हो गया था. दैट वॉर वाज फ्रॉम 1814 टू 1816. ठीक है, फिर इन्होंने इस वॉर को कंक्लूड किया विद अ ट्रीटी. दैट ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ सौगोली. ठीक है, दैट एंडेड द एंग्लो नेपाल वॉर. So this war was fought at the time of Lord Hastings. In fact, one more war was there, that was Third Anglo Maratha War. So this was also there at this time when he was the Governor General. That Third Anglo Maratha War was fought during his tenure between 1817. ठीक है, 1817 में एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया था विच एंडेड इन 1 year, दैट वाज इन 1818. चलिए बताइए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, व्हाट वाज दिस वॉर अबाउट? हाँ, then he made a last try to regain the lost glory of the Marathas into the third Anglo-Maratha war. What happened in this Anglo-Maratha war? It was this British was victorious in this Anglo-Maratha war and the Maratha Empire completely declined with this third Anglo-Maratha war. ठीक है, in fact what was his more contribution towards the British kingdom here, that he introduced the Rayatwari settlement. It was introduced by Hastings when he was there. तो एट हिज टेन्योर दिस राइटवारी सेटलमेंट वाज देयर, जिसमें लैंड राइट्स किसको दिए गए थे? पेजेंट्स को दिए गए थे. ठीक है, और उनके साथ भी वो सनसेट क्लॉज था दैट ऑन प्री डिसाइडेड डेट दे विल पे द टैक्स टुवर्ड्स ब्रिटिश. ठीक है, क्या उनको मॉर्गेज रखने का राइट दिया जाता था? बेचने का राइट था उनके पास. सो दे वर हैविंग द एवरी राइट व्हेन दिस जमीन वाज गिवन टू द राइट्स. ठीक है, क्या मिलता था उनको? एक दैट डॉक्यूमेंट Patta was there, which was being given to the riots as the deed for land which was being provided to the riots. ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे he renounced the policy of non-intervention. He renounced the policy of non-intervention. Renounced the policy of non-intervention. Non-intervention and revived aggressive imperialistic policy. Aggressive imperialistic policy. Aggressive imperialistic policy.
नेक्स्ट देखिए, द एंग्लो नेपाल वॉर, द एंग्लो नेपाल वॉर, ब्रैकेट्स में आप डेट्स भी मेंशन करेंगे कब किसके बीच में हुआ था, फ्रॉम 1814 टू 1816, was fought during his reign, which ended with the Treaty of Sagoli. Which ended with the Treaty of Sagoli. You will not worry about this thing, ये war क्या था, because I'm going to discuss with you people that what were the relations of British with the neighboring countries. जब ये सारा scenario up to 1857 जो भी scenario चल रहा था इंडिया में, at the same time how British was handling the neighbors. तो वहाँ पे we will discuss this war, we will discuss this treaty, चाहे वो नेपाल था, चाहे वो भूटान था, चाहे वो अफगानिस्तान था, every neighboring country will be discussed, that what were the relations of the British with the neighboring countries when they were ruling into the Indian subcontinent. Clear हो गया? तो अभी बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं इतनी कि इन्हीं के टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर लड़ी गई थी, वो वॉर एंड किससे होगी, विद द ट्रीटी ऑफ सौगली. ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, विच वॉज देयर कब से, फ्रॉम 1817 टू 1818, ये ब्रैकेट्स में वहीं पे मेंशन करेंगे आप. अच्छा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर असल में क्यों शुरू हुआ था, व्हाट वाज द बेसिक रीजन फॉर दिस वॉर. किस पे, there was a question in the test, the issue of Pindaris. याद है, who were the Pindaris? They were the looters of the different kingdoms, बस वो लूट पे ही चलाते थे अपना दिन. तो some of the Pindaris were posted into the army of Marathas. बट जब मराठास डिक्लाइन हो गए तो वो एफर्ड नहीं कर पा रहे थे आर्मी को, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे थे वहां से. सो व्हाट दे डिड, दे लूटेड द टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश. Pindaris. That was the actual reason that why British attacked the actual Pindaris, but Pindaris were part of the Maratha Empire, so it led to the Anglo-Maratha War, Third Anglo-Maratha War. ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें what you wrote this Third Anglo-Maratha War and suppression of Pindaris took place during his tenure. Next देखिए, during his period the Rayatwari system of revenue collection was introduced. The Rayatwari system of revenue collection was introduced. Rayatwari system of revenue collection was introduced. और इसके बाद जो नेक्स्ट इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो थी ये कि ये प्रमोट करना चाहते थे एजुकेशन को. इस चीज़ के लिए 1817 में एक हिंदू कॉलेज खोला कैलकाटा में. इन कैलकाटा ही ओपनड ए हिंदू कॉलेज फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट टू मेक द पीपल ऑफ इंडिया टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज. ही ओपनड द हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा इन 1817. He was the person who actually removed the restriction on the press. At that time जब ये गवर्नर जनरल थे, उस टाइम पे प्रेस पे restrictions लगाए गए थे. कौन से रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रेस, लोकल प्रेस था, वर्निकुलर लैंग्वेज में जो प्रेस था, उसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स राइज हो जाते थे. अब देखो यहाँ पे जब भी हालात ख़राब होते, इंटरनेट बंद करते, न्यूज़पेपर्स को छापने नहीं देते थे वो कि क्या हो गया कश्मीर में, विच वॉज देयर इन 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इन सालों में जो भी हो गया. So the best possible way to suppress people is to keep the people uninformed.
इंफॉर्मेशन नहीं चलनी चाहिए. अगर इंफॉर्मेशन चलती है आपस में तो सेंटिमेंट्स राइज हो जाते हैं. तो वही प्रेस पे जो बैन लगाई गई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट ही डिड, ही लिफ्टेड दैट बैन ऑन प्रेस. क्लियर हो गया? तो जो भी उस टाइम पे फिर प्रेस पे बैन लगी थी, दैट वाज लिफ्टेड एंड द न्यूज़ेस वर सर्कुलेटेड थ्रू द न्यूज़पेपर्स, थ्रू द डिफरेंट वीकली न्यूज़पेपर्स, कुछ डेली न्यूज़पेपर्स होते थे, तो वो वापस से प्रिंट होने लग गए, स्पेशली इन द वर्निकुलर लैंग्वेज, इन द लोकल लैंग्वेज, क्योंकि दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल वे टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर प्रिंटिंग द न्यूज़पेपर्स इनटू द वर्निकुलर लैंग्वेज, because everyone was not knowing the English. But he was the person, this Hastings, that he made it possible that Indians should learn the English language. So for the sake of English language, he opened the Hindu college at Calcutta. ठीक है. इनफैक्ट इनके टाइम पे एक बंगाली वीकली, जो मशहूर जो एक न्यूज़पेपर था, दैट वाज बंगाली वीकली न्यूज़पेपर आता था. द न्यूज़पेपर वाज Samachar Darpan. It was a newspaper which was started at the time of Hastings. When he was there, it was a weekly Bengali newspaper. ठीक है. तो अभी मैं यही कह रहा था आपसे, vernacular language were being used into the circulation of the news. So Bengali was the vernacular language. So this was there, which was being established at that point of time when Hastings was there. It was Samachar Darpan. And the person who started this, the person was named as Marshman. He was the person who started this Samachar Darpan. ठीक है. तो अब लिखेंगे इसमें, he took efforts to promote education. He took efforts to promote education among people. He took efforts to promote education among people. Among people, for which in 1817 the Hindu college was opened. For which in 1817 the Hindu college was opened in Calcutta. The Hindu college was opened in Calcutta. Hindu college was opened in Calcutta for the development of the English language. For the development of English language. English language. Next, okay. He removed the restrictions. He removed the restrictions on the press. He removed the restrictions on the press. And during his tenure, Bengali weekly, Samachar Darpan, इसको आप हाईलाइट करेंगे, समाचार दर्पण, Bengali weekly Samachar Darpan was started in 1818. Samachar Darpan was started in 1818 by Marshmen. Samachar Darpan was started in 1818 by Marshmen. Next was Lord Amherst. (1823 से लेके 1828 तक there was the person Lord Amherst who was there as the Governor General of Bengal. So what happened at that point of time, two things took place. One was the Anglo-Burmese War. Burma, समझता, Burma कौन सी कंट्री आजकल? म्यांमार.
तो ब्रिटिश और म्यांमार, अब देखो जब इंडिया में ब्रिटिश था, सो जब भी ये बॉर्डर्स पे पहुंच जाते थे, दे केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग कंट्रीज। ऐसे ही भूटान के साथ हुआ, ऐसे ही नेपाल के साथ हुआ, ऐसे ही बर्मा के साथ हुआ। अब समझ गए? इट वाज जस्ट दे वर जस्ट बिल्डिंग द हाईवे इन द आसाम। आजकल का जो आप अरुणाचल प्रदेश देखते हो, आजकल का आप जो नागालैंड देखते हो, मणिपुर, मिजोरम, ये सारा आसाम था। फिर आसाम से ही बाकी स्टेट्स निकाले गए व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। अदरवाइज दिस होल एरिया वाज अंडर द टेरिटरी ऑफ आसाम। सो दे वर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग द रोड थ्रू आसाम। तो उसी में इनका कॉन्टैक्ट हो गया बर्मा के साथ, विच इज द कंट्री ऑफ म्यांमार इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सो दैट लेड टू द रिवोल्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड द बर्मा। सो देयर वाज द फर्स्ट एंग्लो